गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून, कम से लो। आप हिंदी में लेंगे या इंग्लिश में? यस सर, हिंदी। हिंदी में, अच्छा। हाँ वही तो, बिकॉज आई हैव नॉट हैड टाइम टू गो थ्रू। हाँ, तो अब इंटरव्यू शुरू कर रहे हैं। आपका पिताजी एग्रीकल्चर में थे? जी सर। अच्छा, एकदम। कहाँ एग्रीकल्चर, कहाँ प्रैक्टिस करते थे? सर बाड़मेर बाड़मेर में, जी। अच्छा। और माता जी क्या कर रही हैं? सर माता जी मतलब एक्सपायर हो चुके हैं तो। माता जी भी? नहीं सर, माता जी एक्सपायर हुए, पिताजी। अच्छा, पिताजी हैं, अच्छा अच्छा। जी। मदर इज एक्सपायर्ड, सॉरी, आई एम वेरी सॉरी। अच्छा, और जयपुर से हैं आप? नहीं सर, बाड़मेर से हैं। बाड़मेर से। जी सर। तो मदर तेरेसा स्कूल में आपने, आपकी पढ़ाई हुई थी क्या? मदर तेरेसा स्कूल में? जी सर, मदर तेरेसा एकेडमी, नोबल एकेडमी बाड़मेर। जी सर। तो मदर तेरेसा कौन थी? उनको नोबेल प्राइज़ मिला था क्या? जी सर, नोबेल प्राइज मिला हुआ है और 1979 में। और भारत रत्न भी मिला क्या? जी सर, भारत रत्न भी मिला हुआ है। अच्छा, भारत रत्न किनको दिया जाता है? सर जो भारत में उत्कृष्ट योगदान देते हैं किसी भी क्षेत्र में, मतलब भारत के विकास में या वर्ल्ड लेवल में भी, तो उनको भारत रत्न दिया जाता है। अच्छा, इस साल किसको दिया गया रिपब्लिक डे में? सर अभी इसकी मुझे जानकारी नहीं है, सॉरी सर। रिपब्लिक डे में किन किन को क्या क्या मिला? पद्म विभूषण किन को मिला? सर पद्म विभूषण, और वो भी एक मुझे उसकी वजह से एक बिहार से गायिका मैम है, उनका नाम गायिका, अच्छा। हाँ, सिन्हा मैम थी, उनका वो पूरा नाम मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ। अच्छा, जी, शारदा सिन्हा। पद्म विभूषण उनको मिला। और जी भी सर। किसी को दिया गया था? एक सर सुशील मोदी जी जो पहले बिहार के उप हम्म। मुख्यमंत्री थे, उनको दिया गया। और एक और? सर अभी वो नाम याद नहीं कर रहा। अच्छा, नहीं, एक एक्टर को भी दिया गया है पद्म भूषण। लेकिन मैं भी नाम। अच्छा, जयपुर का नाम वो जय सिंह उनके मतलब मेमोरी में रखा गया क्या, जयपुर? जी सर, जयपुर। अच्छा, जय सिंह का मतलब उनका क्या कंट्रीब्यूशन, क्या योगदान था? सर जयपुर जो आज आप जयपुर स्थापित है, या जो चार दीवारी जिसमें जंतर मंतर और काफी जो स्ट्रक्चर है, वो जय सिंह ने ही स्टेब्लिश किया है। और जिसका एक्सपेंशन अब देखने को मिलता है, जो मेन जयपुर का स्थापना है वो उन्होंने किया था, तो उनके नाम से जयपुर नाम रखा गया है। और राजस्थान में आप जो दो तीन चीज़ें हैं जिसके बारे में आपको गर्व है, उसके बारे में बताइए। राजस्थान सर एक राजस्थान में अब रिन्यूएबल एनर्जी के रूप में अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, और दूसरा है जो उनकी कल्चरल हेरिटेज है, जिसमें चाहे कला और संस्कृति हो चाहे स्थापत्य हो, वो राजस्थान का रिच है, वो भी काफ़ी अच्छा चीज़ है। और तीसरी चीज़ है सर, डाइवर्सिटी भी है, जोग्राफिकल भी है और कल्चरल, दोनों में डाइवर्सिफिकेशन दिखा। मुझे तीनों चीज़ें जो मुझे काफ़ी मुझे गर्व महसूस करने के लायक बना। और पोखरान कहाँ लोकेटेड है राजस्थान में? सर ये पश्चिमी राजस्थान में है, जो जैसलमेर के अंदर। तो जयपुर से कितना दूर पड़ेगा वो? सर 526 या 500 प्लस किलोमीटर है, लेकिन 530 से ज़्यादा नहीं है के बीच में। और पुलिस सर्विस भी आपने प्रेफरेंस दिया है, नंबर 2 प्रेफरेंस? जी सर, सेकंड। अच्छा, तो एफआईआर और चार्जशीट, जी सर। इन दोनों के बीच में क्या फ़र्क है? सर एफआईआर दर्ज की जाती है जिसमें मतलब फर्स्ट बार इंफॉर्मेशन दी जाती है, जिसके अंदर मतलब एक केस स्टार्ट करने के रूप में देखा जाता है। लेकिन चार्जशीट उसको मतलब एक बार ये कंफर्म हो जाता है कि मतलब इसकी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करने से पहले की जाती है, जैसे एफआईआर दर्ज ना की। इन्वेस्टिगेशन, वो मुझे मतलब ठीक तरह सुना है नहीं। इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो जाती है, उसके बाद में चार्जशीट फाइल की जाती है, लेकिन जो एफआईआर है वो चार्जशीट कहाँ फाइल करते हैं? सर मेनली पुलिस स्टेशन में ही होती है। पुलिस स्टेशन में चार्जशीट फाइल करते हैं, तो फिर ट्रायल कैसे शुरू होता है? ट्रायल होता है कि नहीं मजिस्ट्रेट के सामने? जी सर। तो ट्रायल कैसे शुरू होता है? सॉरी सर, मतलब एफआईआर का मुझे कंफर्म पता था, लेकिन चार्जशीट का ये जानकारी है कि मतलब जो एफआईआर दर्ज होती है उसके बाद में चार्जशीट जो है फाइल की जाती है। लेकिन जो एफआईआर है वो तो अगर केस प्रोसेस हो या ना हो, अगर किसी ने फर्स्ट जाके अगर बोला है पुलिस को, तो वो एफआईआर लिखी जाती है।
तो इस रूप में मैं इतना ही जानकारी ठीक है। तो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस और इंडियन पुलिस सर्विस, जी सर। इन दोनों का अलग अलग रोल है। जी सर। इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में जो सर्विस ऑफिसर हैं, उनका मेन काम क्या होता है? सर मेनली इनको 3 काम के रूप में देखा जाता है एज एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस में। एक लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, और जो सरकार की जितनी भी डेवलपमेंट प्रोग्राम है उनको देखना, और जो जिला स्तर पर जितने भी बाकी विभाग है उनके बीच में कोऑर्डिनेशन बिठा के उनका लीडरशिप के रूप में काम करना। और जो भी सर सबसे इम्पोर्टेंट रोल है, आप भूल गए सर, डेवलपमेंट, लॉ एंड ऑर्डर और पॉलिसी मेकिंग में उनका क्या योगदान है? पॉलिसी सर इम्प्लीमेंट, पॉलिसी मेकिंग में सर वो वहाँ के एक्सपीरियंस को सरकार को फर्दर भेज सकते हैं, और काफ़ी जो भी उन्होंने इनोवेटिव या कोई स्टेप्स लिए जिसके रिकमेंडेशन वो सरकार को दे सकते हैं कि हमने इस पॉलिसी में ये काम किया और जिसका ये प्रभाव रहा, तो वो एज ए इंक्लूड करने के रूप में। और आने वाले समय में उनकी जब हायर पोजीशन पे अगर वो रिक्रूट होते हैं या उन पे काम करते हैं, तो वहाँ पे उन जो भी एक्सपीरियंसेस को अपनी पॉलिसी में इंक्लूड कर सकते हैं। अच्छा, अभी जो पे कमीशन अभी क्रिएट किया गया है, जी सर, मतलब इसके बारे में अनाउंसमेंट हुआ है, जी सर, तो वो क्यों अनाउंस हुआ है, क्या कारण है? पे कमीशन का क्या तात्पर्य है? सर मेनली जो समय के साथ जो महंगाई और उसके चलते जो एक मतलब जो पेमेंट का गैप रहता है, जिसको जैसे महंगाई को कम करने या उसको न्यूट्रल करने के लिए जो रेगुलर बेस पे महंगाई को मतलब न्यूट्रलाइज करने के लिए पे कमीशन बिठाया जाता है। समय के साथ जो सरकार, उसके लिए तो आपको डीए देते रहते हैं ना, डीए बढ़ाते रहते हैं। लेकिन सर उसका बेस रेट भी उसके साथ मैच कराए ताकि जो पेमेंट है वो और जो खर्च है उसके साथ तालमेल में रहे। अच्छा लोकेंद्र, आप बाड़मेर से हो ना? जी सर। बाड़मेर भी रेगिस्तान इलाके से आता है? जी सर, बाड़मेर। कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं राजस्थान में जो रेगिस्तान इलाके में हैं? कितने डिस्ट्रिक्ट हैं? सर मेनली श्री गंगानगर और बीकानेर और फलोदी, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, ये मेनली ऐसे 6 डिस्ट्रिक्ट सर। इसके भी हाँ सर, इसके अलावा जैसे चूरू, झुंझुनू में भी इसका प्रभाव या मतलब इसका विस्तार भी देखना है। जी तो श्री गंगानगर में तो जो इंदिरा गांधी कैनल आ गया उसके बाद कुछ उसमें रिडक्शन हुआ है क्या? मतलब उसका जो रेगिस्तानी प्रभाव है उसमें वहाँ खेती सिंचाई सब हो रही है ना? सर वहाँ पे जो नहर आने के बाद में काफ़ी जो हरियाली आ गई है, असंधारणीय पद्धतियों के चलते जो एक्सपेंशन देखने को मिला अभी, जिसके चलते जो सरकार भी अभी इसरो की एक एटलस आई थी 2021 में, जिसके अनुसार हर साल आधा किलोमीटर से या 1 किलोमीटर तक एक्सपेंशन हो रहा है रेगिस्तान का। जी सर। हरे हाँ, पश्चिम से पूर्व की ओर देखने को, पश्चिम से पूर्व की ओर हरियाली एक्सपेंड हो रहा है कि रेगिस्तान एक्सपेंड हो रहा है? अच्छा, श्री गंगा नहर के बावजूद जी सर, वहाँ पे जो असंधारणीय जो कृषि पद्धतियाँ, जैसे उसमें जो केमिकल का ज़्यादा यूज है या पानी का ज़्यादा यूज है, जो मतलब इसके जो रेगिस्तान के विस्तार को ज़्यादा बढ़ाता है, तो जिसके चलते विस्तार देखने को मिला। तो उससे कोई फायदा नहीं हुआ, इतना फायदा नहीं हुआ है। मैंने सर रेगिस्तान के अपन देखें तो उसके हिसाब से नहीं है, लेकिन जो ऑल ओवर जैसे कृषि प्रोडक्शन में इनमें फायदा हुआ है। जो पहले हम जो खाद्यान्न की कमी थी उसकी जगह हम सफिशिएंटी या जो अधिशेष के रूप में या सरप्लस प्रोडक्शन कर रहे हैं, जिसको, लेकिन जो मरुस्थल का एक्सपेंशन है वो नहीं मतलब रुक नहीं पाया। जी सर। टोटल कितना मरुस्थल का क्या एरिया होगा टोटल राजस्थान में? राजस्थान स्टेट का टोटल एरिया कितना है, उसमें मरुस्थल कितना भाग है, परसेंट में बता सकते हैं? सर राजस्थान का 2,43,239 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है, जिसमें से 61% मरुस्थल है। 61%? जी सर। उसमें 6 डिस्ट्रिक्ट हैं राजस्थान के। सर मेनली ये है, लेकिन एक्सपेंड है काफ़ी, जैसे अब जालोर में मैं बोलूँ धीरे धीरे एक्सपेंड हो रहा है, तो उनका भी मतलब बाकी क्षेत्रों में भी है। जो मेन है वो 6 जिले है। अच्छा। तो आपने यूएन का एक जो है डेजर्टिफिकेशन का जो है बॉडी, उसके बारे में सुना है? उनका क्या है मैंडेट? उसमें भारत भी एक सदस्य है। जी सर। जिस पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, हाँ, जिसके अंतर्गत यूएन कन्वेंशन ऑन कॉम्बैट ऑफ डेजर्ट,
जी सर। एरिया। उसके बाद उसकी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी की रेगुलर मीटिंग होती है, और अभी 2024 की दोहा में हुई थी, जो 2024 में हुई तो जी जी 16वीं तो उसमें क्या उपाय सुझाए गए हैं रेगिस्तानी मरुस्थलीय एरिया के भलाई के लिए या रोकने के लिए? सर मेनली जो वहाँ ये सऊदी अरब में हुआ था, तो उसके वहाँ की गवर्नमेंट ने कुछ बिलियन पे जो असिस्टेंट देने की बात की थी, जो भी मैं थोड़ा डाटा याद नहीं कर पा रहा हूँ। एक ये है, और बाकी जो भी जितनी भी जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर है, इस पे से हम बात की, और लेकिन जो फाइनल किसी एक मुद्दे पे मतलब सहमति नहीं बनी, ये देखने को मिला। तो अभी राजस्थान राज्य जो है उसमें क्या प्रमुख समस्या क्या है वहाँ का अभी? सर मेनली अगर एक तो वहाँ के जो एजुकेशन सिस्टम है और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो कमी देखने को मिलती वो है। कमी है। जी सर। अच्छा। और जिसके चलते जैसे बाड़मेर जिस जिले से मैं आता हूँ, वहाँ महिलाओं की 40% ही साक्षरता है, और वैसे ही जैसलमेर में भी यही हाल है। और जो पुरुष है उनकी ज़्यादा, तो वो गैप भी ज़्यादा है महिला और पुरुष शिक्षा में, और वो मेन कारण है इंफ्रास्ट्रक्चर, जो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है, स्कूल्स उनकी कमी है, और जो क्षेत्र विस्तार है ज़्यादा, वहाँ पे जैसे डेंसिटी कम है, तो मतलब वहाँ से जो स्टूडेंट्स का जो आना जाना है, उसके प्रॉपर साधन नहीं है, जिसके चलते जो गर्ल्स का एजुकेशन है वो बहुत अच्छा नहीं है। अच्छा, राजस्थान में बहुत वहाँ का संगीत, लोक संगीत और नृत्य ये सब बहुत अच्छा माना जाता है। जी सर। तो वो कौन कौन से हैं वहाँ के फेमस? क्योंकि और प्लस वहाँ टूरिज्म काफी अच्छा है, जैसे उदयपुर में, जोधपुर में और जयपुर में इंटरनेशनल टूरिज्म होता है, डेस्टिनेशन वेडिंग होता है। तो वो बताएं उसके बारे में कि उससे क्या सुविधा, मतलब टूरिज्म सेक्टर से बहुत ज़्यादा अर्निंग है वहाँ, रेवेन्यू का। जी सर। कितना है, कितना परसेंट है वहाँ, स्टेट जीडीपी का कितना रेवेन्यू टूरिज्म से आता है? सर मतलब एग्जैक्ट मैं डाटा नहीं याद कर रहा हूँ, लेकिन 20 मतलब 10 से 15% के बीच है इसका जो राजस्थान की कुल जीएसडीपी में योगदान। अच्छा, आपकी जो मुख्यमंत्री थी वसुंधरा राजे सिंधिया, वो तो काफी समय तक रही, 20 साल तक रही, करीब 15-20 साल तक। नहीं सर, वो दो बार टर्म में 10 साल रहा। 10 साल रही। सर तो जैसे नारियों के और लड़कियों के उत्थान के लिए उन्होंने क्या काम किया, मुख्य काम? अभी क्या क्या कार्यक्रम चल रहे हैं लड़कियों के लिए और नारियों के लिए वहाँ? सर काफ़ी स्कीम्स है जिसमें महिलाओं को बढ़ावा दिया, जैसे एजुकेशन में मुख्यमंत्री राजश्री योजना है, जिसके अंतर्गत स्कूलिंग पूरी करती लड़कियों को लिए 50,000 का सहायता दी जा रही, जो 50,000 जी सर, हर एक लड़की को। जी सर, जो उनको तो ये तो हो रहा है, तब वहाँ किस लिए बैकवर्ड है? बाड़मेर में नहीं मिलता है क्या? जी सर, मैं इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम, जहाँ पे वहाँ के जो पेरेंट्स हैं उनकी एक डर है कि लड़कियों को वहाँ दूर भेजना, तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर का मेन इशू है, जिसके चलते हम गर्ल्स को स्कूल भेजने की प्रॉब्लम है। जी सर, ठीक है, थैंक यू सर। लोकेंद्र, आपके होम स्टेट से शुरू करेंगे। आपका होम डिस्ट्रिक्ट भी बाड़मेर है। जी सर। इंडो पाक बॉर्डर पर है। जी सर। तो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट होने के कारण मेन सिक्योरिटी चैलेंजेस क्या हैं, और उनको आपको मान लीजिए कलेक्टर बाड़मेर बना देते हैं, तो उनको टैकल करने के लिए आप क्या कदम उठाएंगे? सर अभी बाड़मेर में मेनली एक जो ड्रग्स की स्मगलिंग का प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, और वो इंटरनल लेवल पे भी अफीम जैसे जो पदार्थ है उनका भी काफ़ी प्रकोप है। एक फैक्टर के रूप, मतलब एक इंटरनल सिक्योरिटी के चैलेंज के रूप में ये देखता हूँ। और दूसरा जो इलीगल जैसे ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग देखने को मिल रही है, वो भी एक इश्यू के रूप में है। और इसके अलावा जैसे अपराध की प्रवृत्ति भी अभी बढ़ रही है, जैसे महिलाओं के खिलाफ है या जातीय ऐसे इंसिडेंट देखने को मिल रहे हैं। मेनली जो इंटरनल सिक्योरिटी के रूप में ये है, और एक्सटर्नल जो थ्रेट के रूप में 1965 और 1971 में जो युद्ध हुए थे, जिसमें गडरा रोड जो बाड़मेर का एक पंचायत समिति है, वहाँ पे एक मुनाबा स्मारक बना हुआ, वहाँ पे भी एक थ्रेट पहले देखा। और 1971 में जो तन्नोट माता का मंदिर है वो भी, तो ये दोनों थ्रेट एक्सटर्नल देखने को मिलते हैं।
और सर जो इनकी समस्या समाधान के रूप में मैं बात करूं तो जैसे जो ड्रग्स है इनके ऊपर मतलब मैं एक नो टॉलरेंस की पॉलिसी अपनाऊंगा और उसके साथ साथ वहाँ की जो भी सोसाइटी के लोग हैं उनको इस बारे में अवेयर करूंगा कि जो ये ड्रग्स है ये अच्छा ही नहीं है इसकी, और उसके साथ साथ जो नशा मुक्ति अभियान है और उसके कार्यक्रम को मैं संचालित करूंगा जिसमें। ओके। आर्म्ड फोर्सेस में आपने अभी कोई इंटरव्यू दिया है? जी सर। जी सर। तो CAPF कितने हैं इंडिया में? मेनली CAPF 7 है और जो मैंने असिस्टेंट कमांडेंट का एग्जाम दिया, जो इंटरव्यू दिया था, उसमें 5 इंक्लूड किए गए। किस सर्विस के लिए दिया आपने? सर मैंने CIS। कौन कौन से हैं वो? CISF है, SSB और CRPF, ITBP और BSF। ओके। राजस्थान में शहरों के नाम उनके रंग से पहचाने जाते हैं। जी सर। कितने रंग के शहर आप जानते हैं? सर जैसलमेर को एक स्वर्ण नगरी का नाम से जाना जाता है और जो जोधपुर है उसको सूर्य नगरी जैसे उसको, और उदयपुर को ब्लू वाइट नगरी के रूप में, और जोधपुर को ब्लू नगरी के रूप में, मतलब एक नीली नगरी, और जयपुर को पिंक सिटी के रूप में मेनली मैं इनको जानूँ। तो ये जोधपुर का ब्लू नगरी क्यों कहा जाता है? सर एग्जैक्ट मैं अभी कारण नहीं, मतलब इसमें जो सूर्य नगर के साथ जोड़ा जाता है, जो ब्लू सूर्य का कलर रहता है उसके चलते। तो सूर्य तो भाई नीला हमने देखा नहीं। नहीं सर, सूर्य के कारण जो नीला आसमान बन जाता है और सूर्य नगरी बोला जाता है। चेक कर लीजिएगा। ओके सर। दूसरा मैं जानना चाहूँगा कि टूरिज़्म बहुत इम्पोर्टेंट है इकोनॉमी के लिए राजस्थान की। जी सर। तो कितने प्रकार के टूरिज़्म आप बता सकते हैं जो राजस्थान के लिए इम्पोर्टेंट है? सर राजस्थान में पुरातत्व के रूप में देखा जा सकता है, जैसे वहाँ पाषाण कालीन महाजनपद एक पुरातात्विक, और दूसरा सर जो स्थापत्य के रूप में जितने भी किले हैं, महल है, छतरिया है, मुझे देखने को मिल सकता है। तीसरा सर आध्यात्मिक के रूप में अजमेर है, और इसमें जो ब्रह्मा जी का मंदिर भी है, और जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जी की दरगाह है, तो ये एक गंगा जमुना तहजीब के अंतर्गत दोनों का मतलब एक आध्यात्मिक स्थल के रूप में देखा जा सकता है। और डेजर्ट टूरिज्म है, और इसके अलावा जो रिन्यूएबल एनर्जी इसके जो काम चल रहा है इसके उसको भी एक एज ए टूरिज्म के रूप में डेवलप किया जा सकता है। और सर एक ट्राइबल टूरिज्म है जहाँ पे जो दक्षिणी राजस्थान है वहाँ पे देखने को मिलता है। और सर मेनली मैं यही। ओके। इनलैंड वाटरवेज। जी सर। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की योजना है। जी सर। इस योजना में क्या लक्ष्य है और इस समय क्या टारगेट है? सर मैं पॉलिसी अभी सही याद नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन अभी सरकार का ये टारगेट है कि 111 नेशनल इनलैंड वाटरवे निर्माण करना है, जिसमें से अभी 6 संचालित है नेशनल। कौन कौन से? सर एक गंगा नदी में हल्दिया मतलब गंगा नदी में स्थापित है, एक ब्रह्मपुत्र नदी जो कि असम से वहाँ से है, और एक केरल में जो नदी में सर भूल रहा हूँ, वहाँ केरल में महानदी में है। चेक कर लीजिएगा। ठीक है। चाइना एक बहुत बड़ा बांध बना रहा है। जी सर। कहाँ पे बना रहा है और उसका इंडिया पर क्या इम्पैक्ट पड़ने की आशंका है? सर ये अरुणाचल प्रदेश के अरुणाचल प्रदेश के उत्तर में जो नामचा बरवा जहाँ पे जो ब्रह्मपुत्र नदी का यू टर्न होता है उससे थोड़ा सा पहले बनाया जा रहा है, और जो माना जाता है कि विश्व का सबसे बड़ा और 60,000 मेगावाट का कैपेसिटी का बनाया है। इससे इंडिया में जो ब्रह्मपुत्र नदी का जो प्रवाह है उसको वो नियंत्रित किया जाएगा, जिसके चलते जो पानी है उसका जो कंट्रोल चाइना के पास हो, वो कब चाहे ज़्यादा या कब कम, तो इससे भारत में कभी सूखे की प्रॉब्लम और कभी बाढ़ जैसी प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। दूसरा सर वो एक भूकंप क्षेत्र है जो का हिमालय, तो अगर भूकंप जैसी गतिविधि के कारण अगर बांध टूटता है, ऐसी प्रॉब्लम आती है, तो जो हमारा नॉर्थ ईस्ट रीजन है वहाँ पे काफ़ी सिक्योरिटी चैलेंज देखने को मिल सकते हैं। और तीसरा सर इसको
चाइना एक भारतीय प्रेशर के रूप में भी, कूटनीतिक प्रेशर के रूप में भी यूज कर सकता है, जो इंडिया के लिए काफ़ी थ्रेटफुल के रूप, और एक अगर जो लोग पर्यावरण प्रदूषण के रूप में भी या पर्यावरण को थ्रेट पहुंचाने जैसे देखने को मिल सकता है। ओके, थैंक यू। थैंक यू सर। हमारे लोकसभा में कितने सदस्य हैं? सर अभी 541 है। और अभी ये जो नया पार्लियामेंट है, जो इन्होंने नया बिल्डिंग जो बनाया, जी सर, उसमें सीटिंग कैपेसिटी कितना है? सर मेरे 888 शायद। हाँ, तो इसका मतलब है सरकार ये सोच रही है कि शायद लोकसभा का मेंबरशिप जी सर, बढ़ाया जाए, जी सर, हर स्टेट को ज़्यादा सदस्य दिया जाए। जी सर। तो आप क्या सोचते हैं, पॉपुलेशन के हिसाब से होना चाहिए, या जो पहले मान लीजिए यूपी के लिए 80 लोग हैं, सदस्य हैं, जी सर, तो अगर मान लीजिए कि 880 होता है जी सर, नया मेंबरशिप और 540 है पुराना मेंबरशिप, जी तो सर, 880 डिवाइडेड बाई 540 जो भी रेशियो आता है उसी रेशियो में इसको बढ़ाना चाहिए, या पॉपुलेशन का यूपी अभी तो ज़्यादा बढ़ गया, जी सर। उस हिसाब से बढ़ाना चाहिए? सर पॉपुलेशन के अनुसार होगा तो जो दक्षिण भारत के राज्य है वो उनको एक जो उन्होंने फैमिली वेल जो भी प्लानिंग के लिए काम किया है उसको हम अगर एक मतलब उसको हम डिसरिगार्ड या उसको बढ़ावा नहीं देने जैसी बात है, तो मुझे लगता है कि पॉपुलेशन की जगह बाकी जो भी इंडिकेटर है जो या तो अनुपातिक रूप से हो या फिर इस तरह से किया जाए, और उनकी भी जो भी दक्षिण भारत के जो भी राज्य है उनका भी एक कंसिडरेशन लेना चाहिए। नहीं तो क्या होगा, मान लीजिए कि पॉपुलेशन के हिसाब से हो जाता है, जी सर, तो इसका क्या रिपरकशन क्या हो सकता है, कॉन्सिक्वेंस क्या हो सकता है? सर मेनली जो ये बात सही हो जाएगी कि भारत में सभी व्यक्तियों का समान प्रतिनिधित्व होगा, लेकिन सर जो दक्षिण राज्य में कुछ राज्य है जैसे केरल है उनकी सीटें कम हो जाएगी, तो वो राज्य इस चीज़ पे मांग उठा रहे हैं कि हमने हमारे यहाँ पे फैमिली प्लानिंग को अच्छे से इस्टेब्लिश करके हमने जनसंख्या को नियंत्रित कर। फैमिली प्लानिंग उन लोगों ने क्यों किया? अपने बेनिफिट के लिए किया, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाने के लिए किया। जी सर, फिर उसको क्यों अकाउंट में लेना है? लेकिन सर फिर उनका पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं रहेगा उस लेवल का तो अनुपात, सबको इक्वल दिया जाए इसलिए। जी सर, मतलब उनकी कंसर्न को हम एड्रेस करें और हम उनके लिए कुछ और मतलब जो उनको यहाँ पे लॉस हो रहा है जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंट वो हम इंश्योर करें, ताकि जो हमारा देश का जो एक इंटीग्रेशन है जो एकीकरण वो सुनिश्चित हो। ओके, थैंक यू सर। अच्छा, तो अब इंटरव्यू ख़त्म हुआ है। जैसे आपका जो अच्छे पॉइंट्स हैं, वैसे नॉलेज ठीक है राजस्थान के बारे में, जी सर, बता यू आर एबल टू आंसर। इंडिया के बारे में कितनी जानकारी है आप, मुझे मालूम नहीं है, और वर्ल्ड के बारे में तो हमने पूछा भी नहीं ज़्यादा, बजट के बारे में ये सब मतलब पूछा जा सकता है। तो जनरल नॉलेज, हिंदी लिटरेचर तो वैसे हम तीनों ने नहीं पूछा है, तो उसमें भी प्रश्न आ सकते हैं, बट ओवरऑल फ्लैट आप फ्लैटली बात करते हैं। जैसे 2-3 लोग पहले भी आए थे हिंदी में जिन्होंने बात किया। जी सर, तो हिंदी में जो आप अपना मतलब मातृभाषा में बात कर रहे हैं, थोड़ा आप मॉड्यूलेशन भी कर सकते हैं, फ्लुएंटली बात कर सकते हैं, फ्लुएंटली तो कर रहे हैं आप, जी सर, लेकिन उसमें ऐसा फ्लैट का मतलब फ्लैट लेवल में आपका वो जो उतार चढ़ाव, हाँ, थोड़ा मॉड्यूलेशन की ज़रूरत है। ठीक है। मॉड्यूलेशन का मतलब है थोड़ा सा इसमें एक फ्लैट होने से क्या होता है कि मतलब थोड़ा सा इसमें इंटरेस्ट लूज हो जाता है जो सुनता है ना उसको, जी सर, तो नेचुरली मार्क्स कम हो जाएंगे उस हिसाब से। मतलब एक मॉड्यूलेशन के साथ बोलो। हाँ, मॉड्यूलेशन थोड़ा उतार चढ़ाव। अब जैसे आप बोले तो थोड़ा सा जोर से बोले, हाँ जी सर, लेकिन जब इंटरव्यू का हो रहा था तो आपका मोनोटोन था। हाँ, एक लय में मोनोटोनस लय में बोलने से उसका इफेक्ट कम होता है। जी सर, समझ गए ना? ठीक है। किसी पॉइंट को अगर आपको एम्फसाइज करना है, जोर देना है, जी सर, समझाना है, तो ऊपर नीचे होता है ना वॉइस, हाँ सर, तो वो आना चाहिए। जी सर, ईसीजी फ्लैट होता है तो क्या होता है ईसीजी? हाँ सर, मतलब वो आइडिया रहना चाहिए। नहीं, ईसीजी फ्लैट का क्या मतलब है? सर डेथ। डेड, जी सर, तो वो नहीं होना चाहिए, उतार चढ़ाव आना जी चाहिए। सर, थोड़ा स्माइल भी करो, अच्छा है स्माइल, बीच बीच में कभी ना 1-2 बार स्माइल करो। ठीक सर। और तीसरी बात है आपका, मुझे
लग रहा है कि आपका विजन जो है वो नैरो ना हो, थोड़ा आपका मतलब उससे लग रहा था जैसे आईएएस का क्या रोल है, आप जो डीएम का रोल है उतना ही बताया, कोऑर्डिनेशन, लॉ एंड ऑर्डर और तीसरा डेवलपमेंट, ये डीएम करता है। लेकिन पॉलिसी मेकिंग उसके बारे में जब मैंने बोला था तब भी आपने कुछ बोला ऐसे, हाँ ठीक है पॉलिसी मेकिंग उसको रिकमेंडेशन भेजेंगे, वो डीएम भेजता है। जी सर। लेकिन पॉलिसी मेकिंग का एडवाइस देता है आईएएस ऑफिसर। सेक्रेटरी कौन बनता है? फाइनेंस सेक्रेटरी कौन है? चीफ सेक्रेटरी कौन है? वो सब आईएएस ऑफिसर हैं। हाँ सर। तो फिर वो पॉलिसी मेकिंग में सीएम को मदद करता है, तो मीटिंग्स अटेंड करता है, यहाँ फाइनेंस कमीशन का हो या नीति आयोग का हो, वही अटेंड करेगा ना। जी सर। तो फिर जब बाहर से लोग आएंगे, वर्ल्ड बैंक से लोग आते हैं, उनसे मतलब बातचीत करनी पड़ती है। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में जब काम करते हो तो उस समय पॉलिसी मेकिंग ही काम है। जी सर। विदेश में जाके कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करने होते हैं, तो ये सब बहुत बड़ा काम है। तो रोल बहुत बड़ा है आईएएस का। तो आप इसमें डीएम का जो रोल है वो एक अंग है बस। हाँ, आप अपना विजन को थोड़ा ब्रॉडन करिए। जी सर। ठीक है। आप लोकेंद्र, आप अच्छे कैंडिडेट हैं और आपको जानकारी है। आप ये अलग बात है कि आप हमारे हिसाब से जो बजट फाइनेंस सबकी भी जानकारी है, अगर नहीं है तो उसको अच्छी तरह पढ़ लें, क्योंकि हिंदी लिटरेचर तो है लेकिन आपको हर एक नेशनल इंटरनेशनल इवेंट की जानकारी तो चाहिए। जी सर। तो आपका इंटरव्यू कब है? 13 फरवरी को। 13 फरवरी को। तो ये जो समय है इसमें आप अपना नोट्स बना लें गैप को देख के हर एक, और उसमें जैसे रोज न्यूज़पेपर कौन सा पढ़ते हैं? सर द हिंदू भी पढ़ रहा हूँ और दैनिक जागरण। उसमें से जो भी हैं उसमें से न्यूज़ से भी आपको काफी मिल जाएगा इंडिकेशन, जो इम्पोर्टेंट। हाँ, इन्फॉर्मेशन काफी मिलता है, उससे आपको बहुत सुविधा होगी इंटरव्यू में। ठीक है। जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हुआ या अमेरिका के साथ रिलेशन हुआ या यूक्रेन रशिया का हुआ, तो न्यूज़पेपर से भी वो जानकारी मिल जाएगी। तो वो करें और अपने सब्जेक्ट्स ऑप्शनल सब टैब में देख लीजिए कि क्या है, उसका तैयारी कर लीजिए, छोटे नोट्स बना लीजिए जिससे आप स्पेसिफिक बोलें, बस बोलते नहीं जाएं। 1-2 सेंटेंस के बाद आपको रुकना है, जितना पूछा जाए उतना ही बोलना, उससे ज़्यादा नहीं बोलना। ठीक है? ठीक है, ये ध्यान रखिए। ठीक है, ऑल द बेस्ट। पहले भी मिले हो? हाँ सर। सो देयर इज इम्प्रूवमेंट, आई कैन सी दैट। ठीक है। हाँ सर, मैं आपसे देखा था मैंने। और जो पॉइंट्स बताए हैं उनका ध्यान रखिए, बहुत लंबे आंसर ना हो। अगर मेंबर कुछ और आज मतलब आप, मुझे खुद को ऐसे लग रहा है काफी चीजें मतलब मुझे लग रहा है कि एक्सप्लेन करनी पड़ रही है, इसलिए मैं बोला बाकी कोई भी नहीं वो एक्सप्लेन मतलब आप इसलिए तो जानकारी मेन पॉइंट्स दीजिए। अगर कुछ मेंबर पूछना चाहेगा तो और सप्लीमेंट्री पूछ लेगा। ठीक है जी सर। मतलब मैं 1-2 क्वेश्चन था जिसमें मुझे मतलब एक्सप्लेन नहीं करना था, जैसे प्रॉब्लम का बोला मैं एजुकेशन तक ही रह गया, वो मतलब एक्सप्लेन के कारण नहीं था। तो अगर उसको मैं ज्यादा प्रॉब्लम की वजह से 3-4 पॉइंट आपने समझ लिया, जानकारी रहने से जितना पूछा जाए उतना ही। ठीक है सर। कोड तो पहनेंगे ना आप? हाँ सर। एफआईआर चार्जशीट, उसमें आप कंफ्यूज हो गए काफी। हाँ सर, वो पुलिस फोर्स में जाने वाले हैं और पुलिस फोर्स तो आपका मतलब सेकंड प्रेफरेंस है। जी सर। तो एफआईआर, चार्जशीट, प्रोसिक्यूशन, ट्रायल, विटनेस, जजमेंट, अपील। हाँ, मैंने वो क्लू भी दिया था। ट्रायल कैसे शुरू होगा? चार्जशीट फाइल होने के बाद ही ट्रायल शुरू होता है। वो मतलब मैं कंफ्यूज हो गया तो पहले थोड़ा तो लेकिन आप स्ट्रेस अच्छी तरह आपने मैनेज किया, यू डिड नॉट बिकम नर्वस, क्योंकि आपका पर्सनालिटी वैसा है कि आप ज्यादा वो विचलित नहीं होते हैं। तो ये अच्छी बात है। और एग्रीकल्चर के बारे में थोड़ा जान लीजिए, फिर फादर एग्रीकल्चर में है। जी सर। तो एग्रीकल्चर मतलब क्या कल्टीवेट करते हैं, उसमें क्या इनकम है, एग्रीकल्चर फार्म लॉस के बारे में जो अभी मतलब इन्होंने रद्द किया था। जी सर। और एग्रीकल्चर के इम्प्रूवमेंट के लिए क्या क्या करना चाहिए, राजस्थान के मतलब अगर स्पेसिफिकली देखा जाए क्या करना है, भारत को देखा जाए क्या करना है, और भारत का क्या पोजीशन है एग्रीकल्चर में, क्या एक्सपोर्ट्स है क्या इंपोर्ट्स है, उस पर मतलब थोड़ा सा आपको जानकारी होनी। क्योंकि आप रूरल एरिया से हैं तो आपसे पूछना है तो क्या पूछ सकते हैं, ये भी पूछ सकते हैं क्योंकि आपके फादर एग्रीकल्चर में है। ठीक है। अच्छा, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।